पे दूसरा लेक्चर लेने वाला हूँ। तो कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन, जैसे कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, कुछ बेसिक ट्रिक्स बताई थी जिससे कि हम प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन करते समय उसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ अप्रोच और कुछ और डेफिनेशन, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी हमारा अनसर्टेनिटी होती है, एक ये यादृच्छिकता होती है, मतलब किसी भी काम को करने की या होने की रेंडमली हो। तो अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन होती है अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट is called probability. तो इवेंट मैंने कल बताया था कि इवेंट होता क्या है। तो उसी इवेंट के अकर होने की अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, एक और क्वेश्चन ये होता है कि प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या पड़ा जो इसको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो हम डे टू डे लाइफ में हमारी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लिया हम कहीं बाहर जा रहे हैं, रोड क्रॉस करते टाइम वहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हमें पता नहीं होता है पर हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। सामने से कोई, मान लिया कोई भी आ रही है, बाइक आ रही है या कोई भी गाड़ी आ रही है, तो हम रोड क्रॉस करते टाइम रुकते हैं कुछ सेकंड। अब फिर हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि कितनी दूर है, हम निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। तो वो जो एस्टिमेट बनाते हैं वो एक रेशियो होता है प्रोबेबिलिस्टिक, उसको हम वहाँ से क्रॉस करने के लिए कुछ एक वैल्यू जो एस्टिमेट करते हैं उस पर प्रोबेबिलिटी ही लगती है। वो चांस ही तो होता है, हम जरूरी तो नहीं कि हमने कहा कि 2 सेकंड में हम निकल जाएंगे, वो 3 सेकंड में आएगी। हो सकता है तुम 3 सेकंड में निकलो, वो 2 सेकंड में आ जाए। तो वो एक चांस होता है, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 3 डेफिनेशन होती हैं। मैथमेटिकल, जिसको क्लासिकल या पेरियरी अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और दूसरी आती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, थर्ड आती है एक्सियम अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल। मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारी ये मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो कल हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जस्टिव, ये सारे इवेंट बताए थे। फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं और एग्जस्टिव इवेंट क्या होते हैं, ये मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी रेशियो होती है, ये एक प्रोबेबिलिटी को रेशियो, चांस या फिर परसेंटेज भी बोल सकते हैं, इतने परसेंट हो सकता है, वही रेशियो होता है हमारा। तो मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है अगर हमारे पास n इवेंट है जो कि एग्जस्टिव इवेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल, एक सैंपल स्पेस है S, उसके अंदर कुछ मान लिया n इवेंट हैं, n इवेंट, ये जो अंदर टोटल n 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या हेड टेल कॉइन के टॉस में, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम जो ये अंदर होता है इसको कहते हैं एग्जस्टिव, नंबर ऑफ एग्जस्टिव केसेस। n जो है हमारा एग्जस्टिव केसेस। एक सैंपल स्पेस होगा, उसके अंदर कुछ इवेंट्स होंगे, ठीक है। और हम देखेंगे n नंबर ऑफ केसेस, और एक इवेंट ले लेते हैं e, ए कुछ भी ले लो,
एक इवेंट लेते हैं जिसके हैपन होने की, जिसके होने के कुछ चांसेस होंगे, तो कितनी बार हो रहा है वो चीज हमें निकालनी है। तो मान लिया m है हमारा, m नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इनका रेशियो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस, ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या हमारा, एक ऐसा इवेंट जो अकर कर रहा है m टाइम, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया m अपॉन n, ठीक है। तो m अपॉन n हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, इस e के होने की, ठीक है। अब हम एक चीज और जानते हैं, अभी जब एक्सियम पढ़ेंगे तो उसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो वो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारी जो फेवरेबल केसेस है m है, अगर यही इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था, मान लिया एक सेट है S, मान लिया ये यूनिवर्स है तुम्हारा, ठीक है, उसमें एक हमारा कोई भी एक सेट A पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने E लिया है तो इसको E कहते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये अंदर वाला अगर हमारा इवेंट है तो इसके जितना बाहर होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट इवेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगा हमारा E बार, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कल बताया था, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट लेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो होंगे वो n माइनस m हो जाएंगे। टोटल कितने थे हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार इक्वल टू, टोटल हमारे n है, तो अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, अंदर n है इसके बाहर का ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा n माइनस m, ये हमारे टोटल फेवरेबल केसेस हो गए कॉम्प्लीमेंट के केस में, और टोटल हमारे एग्जिस्टिव केसेस हैं n। तो प्रोबेबिलिटी हो गई कॉम्प्लीमेंट इवेंट की ये। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू n बाई n माइनस m बाई n, ये कटा कितना हो 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस m बाई n, m बाई n यहां से देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ e है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e, ठीक है। तो अब यहां से हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ एक यूनिवर्स में एक इवेंट है, मान लिया इसको सेट बोले हैं, उसके अंदर एक हमारा इवेंट है e, तो e और e के कॉम्प्लीमेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो होता है टोटल 1 होता है। इसको हम इतने को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 1। इससे हमें ये पता चला टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो हम इसका आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस करने में। ये हमारी हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन आगे स्टैटिस्टिकल आती है, तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमको, हमें मैथमेटिकल से ही काम चल जाना चाहिए, पर नहीं चला क्योंकि इसकी कुछ लिमिट होती है। मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली होना चाहिए। जो इवेंट होगा ए या ई ले लेते हैं, ई वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली, ये होगा तभी हम मैथमेटिकल लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये जो है कि स्टैटिस्टिकल में भी होता है, पर जो हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस है वो थोड़े हो, जैसे कि एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम 2 बार टॉस किए, 3 बार टॉस किए, 10 बार टॉस किए, तो मान लिया हमने किया हेड, एक कॉइन लिया, उसको 2 बार टॉस किया, सैंपल स्पेस 2 बने, 3 बार टॉस किया 8 बने, 10 बार टॉस करेंगे 2 की पावर 10 बन जाएंगे,
100 बार टॉस करेंगे 2 की पावर 100 बन जाएंगे। और अगर 1000 बार टॉस करना हो, ठीक है, 1000 बार, मान लिया 1000 बार हमने एक कॉइन टॉस किया, तो अब सैंपल स्पेस जो बनेगा कितने बनेंगे उसमें, 2 की पावर 1000। तो इतना बड़ा सैंपल स्पेस बना पाना आसान नहीं है। कॉइन के टॉस में तो चलो कोशिश करेंगे, 1-2 महीने लगेंगे, बना लेंगे। पर अगर हम डाइस लें, डाइस में अगर हम 1000 बार उसको थ्रो करें, क्या 1000 डाइस थ्रो करें, तो उसका सैंपल स्पेस 6 की पावर बनेगा, ये 6 की पावर 1000। अब इसका सैंपल स्पेस बना पाना हमारे बस का तो नहीं है, इसमें सालों लग जाए हमको बनाने में, तो इतना हम क्यों करें। तो उसके लिए आगे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अभी छोड़ते हैं। अभी हम एक सीमित तक रहते हैं, जैसे लिमिट है हमारी 10, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। तो अब नंबर आता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो मैथमेटिकल का फॉर्मूला, यहाँ पे केवल इसकी जरूरत है, इस वाले की जरूरत है, और इस वाले की जरूरत है। इसी से मैथमेटिकल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमारी आती है सेकंड डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल तो स्टैटिस्टिकल क्या होता है, इसमें जो हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस होते हैं वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जो अभी मैंने कहा कि 100 बार कर दिया जाए, 1000 बार कर दिया जाए, n टाइम कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए। तो इसमें हम कैपिटल ले लेते हैं, तो मान लिया कैपिटल N, ये हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस, ये कितने हमारे इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब क्या होता है, जो n टाइम टू इंफिनिटी पहुंच जाए उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली लार्ज। उसमें से हम एक इवेंट है E, जो अक्रेंस ऑफ E, अक्रेंस ऑफ E इज m, मान लिया वो m टाइम अकर हो रहा है किसी एक भी, और हाँ इसमें जो इवेंट होगा वो इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसमें भी होगा, जैसे मैथमेटिकल में था वैसे इसमें भी होगा। तो इसकी हम सीधे डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ एन इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and equally likely, n is the trial of experiment is infinitely large, then an event, then occurrence of an event, और छोटा लिखते हैं occurrence of an इवेंट। ये कौन सा इवेंट है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली है, इसके अक्रेंस की
एन इवेंट ई, occurrence of an event E या अकर, सिर्फ लिखते हैं अकर, अकर ऑफ एन इवेंट E is M, occurrence of an event is M, मतलब कि n टाइम टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, कैपिटल N, जो कि इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत ज्यादा है, और जो हमारे आते हैं फेवरेबल केसेस वो हमारे M हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, कैपिटल N लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल N लिया है, M अपॉन N, ठीक है। ये हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में ये है, एक इवेंट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली है, मतलब उसके जो हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है चाहे जितनी बार करें उसकी प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की सेम आएगी, इक्वली लाइकली का मतलब यही होता है। और उसमें से कोई एक इवेंट है जो हैपन कर रहा है कैपिटल M टाइम, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो M टाइम हैपन करेगा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली लार्ज है इसलिए n टाइम टू इन्फिनिटी, कैपिटल M अपॉन n, ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्सियम, एक्सियमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के तीन ही अप्रोच होते हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और लास्ट आता है एक्सियम। थर्ड, एक्सियमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब एक्सियमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी क्या करती है, तो इसका कहना ये है कि मान लिया कोई एक एस हमारा एक मान लिया सैंपल है और उसमें एक इवेंट है ए और पी एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी कहलाती है, सबसेट ऑफ एस है, एस एक सेट है, एस मान लिया सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, और पी हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, एस एक सैंपल स्पेस है और जो पी है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी हमारी, और ए एक इवेंट है जो जिसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ए इज एन इवेंट। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो तीन कंडीशन को फॉलो करेगी। यहाँ पे ए हमने लिया है, आगे थर्ड एग्जाम में हम ए आई लेंगे, क्योंकि जो हमारे इवेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, सैंपल स्पेस में एन इवेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट इवेंट भी हो सकते हैं, जितने इवेंट लेना चाहोगे वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कितने इवेंट होंगे उस सैंपल स्पेस में। तो अब हमारी एग्जाम नंबर 1, एग्जाम 1 कहती है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी उसकी एक लिमिट होती है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ना तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी कभी 0 से कम हो सकती है और ना ही प्रोबेबिलिटी कभी हमारी 0 से ज्यादा हो सकती है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारी एग्जाम 1 कहती है प्रोबेबिलिटी हमारी जो ए होगी उस इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी हमेशा। दूसरी एग्जाम क्या कहती है, दूसरी एग्जाम कहती है मान लिया हमारा एक सैंपल स्पेस है जो हमने बताया एस है, एक इवेंट है इसके अंदर कहीं पे भी एक इवेंट है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी मान लिया पी है और इसके बाहर इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्यू है, तो जो एस होगा वो पी प्लस क्यू को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वैल्यू अभी हमने मैथमेटिकल में सॉल्व की थी 1 होती है। तो ये कहता है टोटल प्रोबेबिलिटी
टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1। अभी हम मैथमेटिकल में इसको प्रूव करके आ रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी उस सैंपल स्पेस की कितनी होती है 1। पूरे सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी लेना चाहें तो हम कितनी आएगी 1। इसकी थर्ड एक्सियम क्या कहती है? एक्सियम 3 कहती है मान लिया A1 A2 A3 डॉट 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 AN एन इवेंट है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एक कंडीशन होती है, उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, क्योंकि लिखते हैं लेट A1 A2 डॉट 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 AN आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो देन जो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN। तो सबसे पहले यूनियन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऐड करते चले जाते हैं सबको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN माइनस, अब माइनस इनके इंटरसेक्शन का एक पार्ट आएगा, तो उसको हम एक लाइन में लिखेंगे, फिर बताएंगे वो 0 कैसे होगा। समेशन IJ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ I is does not equal to J इक्वल टू 1 2 डॉट 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 कहां तक n तक, हमारे n इवेंट है। ये पार्ट 0 कैसे होगा? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आया, यहां पे देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हम जानते हैं जो A एक A है एक B है, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब इंटरसेक्शन होता क्या है, कॉमन पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन का है, पर ये वाला इसमें तो कहीं हमको मिल ही नहीं रहा है। ये अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है 0। इसमें कहीं पे भी ये, क्योंकि ये ओवरलैप कर नहीं रहा है तो कॉमन पॉइंट है नहीं, कॉमन पॉइंट है नहीं तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट होगा। तो यहाँ के हिसाब से हम समझते हैं AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू 5, इसको बोलते हैं नल सेट। और इसकी प्रोबेबिलिटी, नल सेट की प्रोबेबिलिटी जिसमें एक भी इवेंट ना हो सैंपल स्पेस में, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI AJ इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे लाके इसकी वैल्यू को हम 0 रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बचेगा A1 A2 AN इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ये हमारी थर्ड एक्सियम। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जितने भी इवेंट का हम इंटरसेक्शन लेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, वो इक्वल होंगे। ये हमारी कहती है थर्ड एक्सियम। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी की 3 अप्रोच थे, तीनों अप्रोच खत्म। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ हम क्वेश्चंस करते टाइम, हम जैसे कल बताए थे एटलीस्ट 1 इवेंट अकर, एटलीस्ट 2 इवेंट अकर, एग्जैक्टली 1 इवेंट अकर, और क्या बताया था मैंने, चलो सीधे फॉर्मूला बताते हैं। जैसे मैंने पहला कल, मतलब कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि एग्जैक्टली 2 इवेंट हैं, लेट A एंड B 2 इवेंट, लेट A एंड B आर 2 इवेंट, ठीक। तो एटलीस्ट 1 इवेंट अकर,
कि प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ये पहला है हमारा एटलीस्ट वन। तो यूनियन होता क्या है, अभी हम अब एग्जाम से करके आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए बी को हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फिर ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा जीरो, ये पार्ट जीरो हो गया, बचा कितना ये इस। और हाँ, इस पूरे को हम कहते हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ होता है, वही एडिशन लॉ है ऑफ टू इवेंट। इसको हम तीन इवेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, जनरलाइजेशन में एन इवेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम तीन तक करके दिखाएंगे, तीन तक फॉर्मूला हम बताते हैं, बाकी जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, सी भी एक यहाँ पे एक इवेंट है, हम बता नहीं रहे, बाकी सी भी एक इवेंट है। ए बी सी तीन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी यूनियन की होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, अब आया इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या क्या होगा, ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे, बी सी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए सी या सी ए का इंटरसेक्शन कुछ भी ले लो, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया तीन इवेंट के लिए हमारा एडिशन थ्योरम, एडिशन लॉ होता है, ठीक है। थर्ड, मैंने कहा था बोथ इवेंट अकर, दोनों इवेंट अगर कर रहे हैं, दोनों के दोनों इवेंट उस एक्सपेरिमेंट में अकर कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम यहां से, यूनियन दे रखा होगा, पर अगर ना, अगर यही हम कहें दोनों इंडिपेंडेंट है, ए बी अगर इंडिपेंडेंट है, नहीं उसकी डेफिनेशन बताएंगे क्या लगता है ये वाला टर्म। तीसरा, मान लिया प्रोबेबिलिटी निकाली है, ए ना अकर करे और बी अकर करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी बट नॉट ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ए तो अकर नहीं कर रहा पर बी अकर कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिस पे बार लगा हो उसके जस्ट अपोजिट, जिस पे बार ना लगा हो, जिसका कंप्लीमेंट ना हो, उसको माइनस दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम यहां से बना के दिखाते हैं। मान लिया ये एक हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ए बी दो इवेंट है हमारे, ये ए है ये बी है, इसका इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये वाला हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये बीच वाला पॉइंट। और अगर हम इसको इतना हटा दें तो उधर वाला पार्ट कितना होगा, ये होगा, इसमें ए नहीं है, मतलब ए का बार इंटरसेक्शन बी, ये इसी का तो है, ए नहीं है बी है, या फिर इसको हम यही बोल देते हैं ए नॉट लिख देते हैं, कभी कभी इसको ए नॉट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है। और इसके इधर वाला पॉइंट कितना है, इंटरसेक्शन के जस्ट इधर वाला, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालते हैं। इसके जस्ट अपोजिट चौथा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, हमने अभी इसका बताया, इसको याद करने का एक ही तरीका है, ये मन में रखो कि जिसका कंप्लीमेंट होगा उसको नहीं लिखेंगे, जिसका कंप्लीमेंट नहीं होगा उसको लिख के माइनस इंटरसेक्शन दोनों का करा देंगे, ठीक है। अब और फॉर्मूले आते हैं हमारे, बता दें एग्जैक्टली इन दोनों में से एग्जैक्टली वन इवेंट अगर उसको हम डेल लगाते हैं बीच में, फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
तो इतने फार्मूले हैं हमारे, कुछ और फार्मूले देखते हैं। मान लिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर बताते हैं। मान लिया ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, ए सबसेट है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ये बी है तुम्हारा, ये ए है, ए सबसेट है किसका, बी का, तो मतलब ए हमेशा छोटा होगा, तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। कैसे? इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इससे छोटी हो, क्योंकि ए लेस देन बी है, और ये इक्वल हमने क्यों लगाया है, इक्वल इसलिए लगाया कि ये सबसेट हमारा इसको पूरा कवर भी तो कर सकता, हो सकता सबसेट खुद का सबसेट भी एक सेट बन जाए एक टाइम में। मान लिया एस इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, और इसका सबसेट क्या होगा, ये एस है, एस वन ले लेते हैं, 2 इसका सबसेट है। अगर यहाँ पे 1 2 भी ले आए हम, S1 में हम 1 2 3 ले आए, तो ये सबसेट तो है इसका, पर इसका सेट भी बन गया, मतलब इक्वल सेट, इसको इक्वल सेट बोलते हैं। तो उसी के केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल लगा देते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट B इज अ सबसेट ऑफ A, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये A होगा, ये B होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। बस सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन में आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले याद होते रहेंगे और नए नए फॉर्मूले निकल के आते रहेंगे। तो अब हम बताते हैं तुमको, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे। तो मान लिया दो इवेंट है तुम्हारे पास ए एंड बी, वो दोनों इंडिपेंडेंट कब होंगे, मतलब कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो अक्रेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट अक्रेंस ऑफ अदर इवेंट। इंडिपेंडेंसी, occurrence of one event does not affect the occurrence of other event। occurrence of one event does not affect occurrence of other event, मतलब कि एक इवेंट है उसके जो अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो दूसरे के अकर होने पे कोई इफेक्ट ना डाले, तो आप वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अब इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम देखते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लिया लेट ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी हमारे दो इवेंट हैं, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट कब होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी, तब हमारे दोनों इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर तीन इवेंट है कहीं इंडिपेंडेंट, तो तीन इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो उनके अलग अलग के प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगी, तो तीन इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और है, अगर ए बी इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे, हाँ ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे।
अगर इसको प्रूव करना है तो इसको दोनों को साथ में सॉल्व करते चले आओ, सॉल्व करके लास्ट में ये कंडीशन ली जाएगी। चलो दिखा देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम पढ़ के आए हैं, जिस कॉम्प्लीमेंट होता है तो जस्ट अपोजिट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्रूव करने का एक सेट मेथड होता है, तो सेट मेथड नहीं, हम यही मेथड बताएंगे, ये सिंपल होता है। इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, मान लिया एक इवेंट है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकाला, इसको उधर ले जाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कटा, माइनस माइनस कटा, बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमको क्या मिला, ये जो इसकी मेन इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन थी। तो अब हम क्या पता चला, अगर हमारे ये इंडिपेंडेंट है तो एक कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट, इसको यहाँ से हटा के इसको लगा दिया जाए तो ये भी यही आएगा, यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा, और ये यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा, उससे भी यही निकल के आएगा। ठीक है, दोनों, अगर दोनों पे कंप्लीमेंट लगा दिया जाए, इफ ए बी इंडिपेंडेंट है, ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो एक अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इनके पास, ए बी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो इसको चाहे तो हम सेट मेथड से करें, ए बी का सेट बनाएं, उससे हम निकालें, या फिर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, हाँ दोनों पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है, तो इसका अपोजिट, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। जब हम ये बार ब्रेक करते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन हो जाता है, अगर यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन, मतलब जस्ट अपोजिट साइन में चेंज हो जाता है। इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर हम ए बी की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं तो इनके यूनियन की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये प्लस इसके होने की, मतलब कि इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। यही वाली लगा के यहाँ पे रखेंगे, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका फॉर्मूला अभी हम पढ़े थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम माइनस अंदर ले जाएं, ये माइनस ये प्लस, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये वाला कटा ये कटा, बचा कितना, ये माइनस माइनस प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे ये तरीका होता नहीं है प्रूफ करने का, पर हम यहाँ पे सिर्फ ये जान रहे हैं कि क्या इंडिपेंडेंट होंगे। आसान से आसान मेथड में तुम निकाल सको, तुमको यही जरूरत है। पेपर में हमको पूरा सेट बना के प्रूफ करने का टाइम नहीं होता है, हमको जितने जल्दी निकाल सकें। अब तुम जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़े, बस इसको उठाए इसको सीधे लिखे
तो इंडिपेंडेंट है, ये पता चल गया हमको। इंडिपेंडेंट पता चल गया, दो इवेंट। तो हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, पेयर वाइज। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो दूसरी हमारी डेफिनेशन है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो दो इवेंट हमारे यहाँ है, मान लिया यहाँ पे AI और AJ दो इवेंट ले लेते हैं। तो AI और AJ ये हमारे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कब होंगे? सबसे पहले हम मानते हैं, लिखते हैं इफ AI and AJ are two event, then both are pair wise independent। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें AI एंड AJ हमारे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे। वो कंडीशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ। और AI AJ कहाँ तक वेरी करेंगे? I इज नॉट इक्वल टू J इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n तक। मतलब कि ये I है, ये J के इक्वल नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ I J के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम I इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो J इक्वल टू 2 होना चाहिए। I इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो J इक्वल टू 3 होना चाहिए। और इसी के अनुसार ये हम लिखते चले जाएंगे n तक। मान लिया I इक्वल टू n-1 है तो हमारा J क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। ये हमारे हो जाएंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट AI और AJ। अब नेक्स्ट आती है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली म्यूचुअली इंडिपेंडेंसी, ठीक है। मान लिया कुछ इवेंट है, 3 इवेंट ले लेते हैं। 3 इवेंट ले लें ABC, वो तीनों इवेंट हमारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे? मान लिया A B एंड C ये 3 इवेंट हैं और 3 इवेंट 3 इवेंट्स, ये हमारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तब होंगे जब इसकी कुछ एक कंडीशन होती है। मान लिया इंडिपेंडेंट कब होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं मान लिया इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसे ही सबके साथ एक साइकिल बनाओ। यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A, तीनों आपस में मतलब तीनों इंडिपेंडेंट हो, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C भी इंडिपेंडेंट हो, तब इन A B C को हम कहेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। कंडीशन ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, तब हम कहेंगे तीनों आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा? A प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अगर ये कंडीशन 3 इवेंट के लिए है, 4 इवेंट के लिए और ज्यादा बनेगी, एक और यहाँ आएगा, फिर यहाँ ज्यादा आएंगे, 2 के 3 के बनेंगे, और हम 3 के लिए लिए हैं, तो 3 के लिए इतनी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं, ये 4 कंडीशन, तो हम कहेंगे ए बी सी हमारे तीनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमारे हो गए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये डेफिनेशन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की होगी। नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके नाम में ही पता चल गया कि कंडीशनल क्या होता है। जैसे कि मान लिया इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ होता है कि मान लिया एक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि उससे रिलेटेड एक और इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका हो। जैसे कि मान लिया हम ले लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब होगी, जब स्टडी करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिपेंड किस पे कर रही है, सक्सेस पे। तो जितनी ज़्यादा हम स्टडी करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारी ये कंडीशन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिपेंड कर रही है हमारी स्टडी पे। तो स्टडी बढ़ाएंगे, स्टडी करेंगे तभी तो हम सक्सेस मिलेगी हमको। तो ये होगी कंडीशनल। जबकि बी मान लिया है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं ए गिवन बी। ए गिवन ये जो होती है इसको बोलते हैं ए गिवन बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल हो जाए तो इन्फिनिटी हो गया, जो कि पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए होता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और जो बी होता है बी इज ऑलरेडी अकर्ड। बी हमारा ऑलरेडी अकर्ड होता है। तो जैसे कि हम कहें, यही एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है, ये हो गया ए, और बी क्या इवेंट होगा, टाइम ऑफ स्टडी। टाइम ऑफ स्टडी, अगर टाइम ऑफ स्टडी बढ़ाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, टाइम ऑफ स्टडी घटाएंगे या टाइम स्टडी हम नहीं करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे। तो ये ऑलरेडी अकड़ हो चुका हो, तुम कितना पढ़े हो वो पहले ही हो चुका होगा। सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बाद में निकलेगा हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि बी अकर हुआ हो, हम स्टडी किए हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये हो गया हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे होगी। ठीक, अब इसके जस्ट अपोजिट भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ए भी तो इवेंट है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब पहला वाला हो चुका हो, ऐसे ही जब दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी जब पहला वाला हो चुका हो पहले से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहाँ पे ये कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे बी नहीं 0 था, वैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम एक दो फॉर्मूले, एक में बताते हैं फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन बताते हैं। एक दो क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं इसको याद रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लेस देन इक्वल होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा करेंगे। इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मान लिया कहीं पे, चलो अभी एग्जांपल लगाएंगे आगे तो हम बताएंगे कैसे यूज होता है। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगभग खत्म हो गई है, कुछ थ्योरम्स हैं वो हम आगे देखेंगे, थ्योरम्स अभी नहीं बता रहे हैं। तो अब कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसको हम जानना चाहें। जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, या तो कॉइन होगा, या तो डाइस होगा, और या फिर पैक ऑफ कार्ड होगा, जो ये ताश की गड्डी होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। या फिर बॉक्स वाली प्रॉब्लम होती है, एक बॉक्स में इतने बॉल्स रखे हुए हैं, इसमें इतने ग्रीन रेड रखे हुए हैं, तो उसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो ये सब बता देते हैं। सबसे पहले हम कॉइन के बारे में जानते हैं। हमारा जो कॉइन होता है, कॉइन, ये हमारा कॉइन है। ये पहला फेस हो गया हेड वाला, ये हो गया टेल वाला। इसका जो सैंपल स्पेस बनता है हेड और टेल। एक कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल 2 की पावर n। एक कॉइन को टॉस करने पे हमको केवल 2 इवेंट मिलेंगे, हेड या टेल, 2। अब अगर हम इस कॉइन को की ट्रायल बढ़ाएं, दोबारा टॉस करें, 3 बार टॉस करें, 4 बार टॉस करें, 5 बार, नम ट्रायल के टाइम बढ़ाते रहें हम, तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जब ट्रायल बढ़ाएंगे सैंपल भी बढ़ेगा। जैसे कि हम इस कॉइन को 2 बार टॉस करें, टॉस 2 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब सैंपल बनाते हैं, एस इक्वल टू, मान लिया हम पहले में हेड आया, 2 कॉइन लिए हैं, टॉस किए, दोनों कॉइन टॉस किए, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, हेड आया, टेल आया, फिर से दोनों कॉइन टॉस किए, एक में टेल आया, फिर हेड आया, पहले में टेल आया, फिर हेड आया, फिर दोनों कॉइन टॉस किए, दोनों में हेड आया, फिर दोनों कॉइन टॉस किए, टेल आया। इससे ज्यादा पॉसिबल कुछ नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे 4 होंगे, इनको ही हम, ये 4 इवेंट है तो इनको ही हम एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस बोल देते हैं। अब जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम इन कॉइन को 3 बार टॉस करें, एक ही कॉइन को 1 बार, 2 बार, 3 बार टॉस किए, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, अगर 3 बार टॉस करें 3 टाइम, तो सैंपल जो होगा n ऑफ सैंपल, ये नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। इसका भी सैंपल स्पेस बन जाएगा ऐसे जैसे इसका बनाए, तो क्वेश्चन करेंगे बताएंगे। ये हो गया हमारा कॉइन, इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। इसके बाद आएगा डाइस, सेकंड आता है डाइस। डाइस के 6 फेस होते हैं, एक इसके पीछे 2, 3, 4, एक ऊपर एक नीचे, 5, 6। इसके 6 फेस होते हैं। पहले पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे सब पे पॉइंट बने होते हैं 1 से 6 तक। तो उसमें जो सैंपल स्पेस होता है उसका एक डाइस को थ्रो करने का 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल इसमें 6 होते हैं इवेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे अगर हम इसकी ट्रायल को बढ़ा दें, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम,
ये 6 होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होती हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो, सैंपल में हम इसको 2 बार थ्रो करें, 3 बार थ्रो करें, 4 बार थ्रो करें तो सैंपल स्पेस भी तो बढ़ेगा। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 की पावर n होगा, ठीक है। 6 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ा रहे हैं, जैसे 2 करेंगे, 2 कितने होंगे, अगर हम 2 डालते हैं, 2 डालते, ठीक, तो इसमें कितने होंगे, 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 बनाना है, बनाएंगे उसको, 36 हम बना के दिखा देते हैं। टू डाइस लिए हैं तो 36 बनेंगे, टोटल सैंपल जो होंगे 36 बनेंगे, नंबर ऑफ सैंपल बनेंगे कैसे, एक तरफ 1 से 6 तक लिखते चलिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सब में लिखेंगे, ठीक है। उसका ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 2, ठीक है। बस ऐसे ही हम इसको 1 से 6 तक, इसको 1 से 6 तक लिखते चले जाएंगे। ये टोटल जो होंगे 36 सैंपल स्पेस मिल जाएंगे हमारे। तो इसी से जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब एक और है पैक ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट आता है कार्ड, ताश की गड्डी। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स में। तो कार्ड टोटल, पैक ऑफ कार्ड में, ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स, ठीक है। इसके कुछ सूट होते हैं, 4 सूट टोटल, 4 सूट होते हैं। पहला होता है स्पैड, दूसरा होता है हार्ट, तीसरा होता है डायमंड, चौथा होता है क्लब, ठीक। 4 सूट हैं, चारों में 13 कार्ड होते हैं। इसमें 13 13 13 और 13, जिसमें से स्पेड और क्लब हमारे ब्लैक होते हैं और हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। तो ये हमारा ब्लैक है, ब्लैक के लिए हम बी लिख देंगे। ये हमारा रेड है, ये भी रेड होता है, ये भी होता है ब्लैक। मतलब 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 होते हैं रेड। अब इसमें से 1 से 9 तक तो नंबर्ड होते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ठीक, 1 से 9 तक नंबर होते हैं। इसके बाद एक कार्ड इससे, एक कार्ड इससे, एक कार्ड इससे, एक कार्ड इससे, एस टोटल होते हैं 4। किंग टोटल होते हैं 4, क्वीन 4, उसके बाद आता है न्यू 4, इसको हम बोलते हैं जैक। जैक या न्यू 4 कार्ड होते हैं। तो कार्ड का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यही है, मतलब टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, और पहला 30 कार्ड एक सूट में होते हैं। ये होते हैं सूट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 13 कार्ड सब में होते हैं। उसके बाद 1 से 9 तक नंबर्ड कार्ड होते हैं, 1 2 3 4 जिस पे पड़ा होता है, और हर एक सूट से एक कार्ड ऐसा होता है एस का, एक कार्ड किंग का, एक कार्ड क्वीन का, एक कार्ड जैक या न्यू का। इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक एक, ये सारे एक एक होंगे, एक एक होंगे, एक एक होंगे, तो टोटल 4 4 4 4, ठीक है। ये हो गया कार्ड का। इसी से प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल लें। मान लिया प्रोबेबिलिटी में कहा गया इसी में से हम 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकाले हैं, ड्रा 4 कार्ड, 4 कार्ड ड्रा किए गए। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया कि इसमें से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक से होंगे। तो जब हम कहीं पे कुछ सेलेक्ट करते हैं या कुछ पिकअप करते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लिया यही कहा जाता कि कुछ 1 2 3, हमारे पास 3 बॉल हैं, तीनों बॉलों को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें रखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी में, तो वहाँ पे हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। पर यहाँ पे हम इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, 52 कार्ड है, उसमें से 4 कार्ड हम निकाल रहे हैं, मतलब कि पिकअप कर रहे हैं, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कही गई 2 रेड एंड 2 ब्लैक। एंड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कुछ बताया था कि जब और होगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, और जब एंड होगा तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। रेड कितने होते हैं टोटल? 26 52 कार्ड में 26 ये रेड ये ब्लैक। अब 2 कार्ड इससे हो और 2 कार्ड इससे हो, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 26C2 मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि एंड आ रहा है, 26C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल एग्जिस्टिव केसेस कितने होंगे? 52C4, 4 कार्ड ले रहे हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा 52C4 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉल्व करके पता नहीं, सॉल्व कर लेना इसको। हाँ, इसके फॉर्मूले बताए दे रहे हैं। जो NCR होता है उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और इसी के साथ हम परम्यूटेशन बताए दे रहे हैं। NPR ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ लगा के इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमने एग्जांपल लिया था ऐसे ही, तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बेस थ्योरम बताएंगे, बाकी देखा जाएगा, फिर क्वेश्चन लगवाएंगे, क्वेश्चन।